नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 1। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1, जिसमें हमने सब्जेक्ट लिया है हिस्ट्री, और ये हमारा पार्ट दोस्तों 24 है, यानी 24वां पार्ट है, और 23 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें। आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं एमपी टेट वर्ग 1 के, और आपकी जो परीक्षा है वो 2 अगस्त से शुरू होने जा रही है। तो आपके पास बहुत ही कम समय है, इसलिए हमने वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं हिस्ट्री यानी इतिहास के। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प आएगा ये वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अशोक के पुत्र दशरथ ने अजीवकों को कौन सी गुफा प्रदान की? तो राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन गुफा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन गुफा। दूसरा प्रश्न है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? कौशाम्बी अभिलेख को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रुमीदई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुमीदई। तो आप इसे याद रखेंगे, रुमीदई अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। चलिए अगला प्रश्न है, सांची का, क्वेश्चन नंबर 4 आज का, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ये बनवाया था अशोक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ये भी पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। अशोक के गुरु कौन थे? तो मोगलीपुतीस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोगलीपुतीस। ये कौन थे? अशोक के गुरु थे। तो इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर, अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो प्राकृतिक भाषा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने साथी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? तो ये किया है मागधी भाषा का। प्रश्न क्या बोला गया है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? तो मगधी भाषा का प्रयोग किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मागधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि अशोक चक्र को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 ई को। चलिए अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग युद्ध के बाद। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? तो ये थे अशोक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये की थी घोषणा प्रथम पृथक शिलालेख में। राइट आंसर क्या होगा? प्रथम पृथक शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाब्रू स्तंभ में। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। राइट आंसर क्या होगा? बिंदुसार। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुणाल। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में। और अगर अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है,
मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 जिसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ये हमारा प्रैक्टिस है 24 है, और जो कि हम 23 अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जा करके ज़रूर देखें सारे पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पढ़, क्या था दोस्तों? पढ़। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अक्सर एग्जाम में आता है ये प्रश्न। तो बृहद्रथ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने, यह ब्राह्मण जाति का था, ठीक है। तो याद रखना, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया? तो 2 बार, और पतंजलि के नेतृत्व में, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी बार किया है? 2 बार। वरहुत स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग कितने वर्षों तक शासन किया? तो 36 वर्षों तक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 वर्षों तक। शुंग वंश का शासन कितने वर्षों तक चला? तो 112 वर्षों तक, यानी 185 वीसा बिफोर क्राइस्ट से 73 वीसी तक। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवभूति। दोस्तों ये आपका एक रिवीजन टेस्ट है, आपने जो भी पढ़ा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कब और किसने करके मगध पर कण्व वंश की स्थापना किया? तो वासुदेव, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुशर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, सुशर्मा की हत्या किसने की? तो सीमुख ने, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमुख। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? तो सीमुख ने की, ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सीमुख के द्वारा। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर। याद रखना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में, जो कि गोदावरी नदी के तट पर। सातवाहनों की राजकीय भाषा तथा लिपि क्या थी? तो भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी। चलिए अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किस वंश के शासकों ने किया? तो सातवाहन वंश के शासकों ने किया था, ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ यानी शुरुआत किस वंश के शासकों ने की थी? तो ये की थी सातवाहन वंश के शासकों ने। सातवाहन वंश के किस राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है? तो सातकर्णी प्रथम का, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातकर्णी प्रथम का। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विजय। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विजय। चलिए अगला प्रश्न है, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। किस वंश के राजा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखते थे? तो सातवाहन वंश के शासक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश के शासक। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान किस नदी तट पर स्थित थी? तो गोदावरी, अभी हमने बताया आपको। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर स्थित थी? तो गोदावरी नदी। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौर्य काल के बाद भारत पर कितने विदेशी आक्रमण हुए? तो 4, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? ठीक है, तो इसकी एक ट्रैक है, आप याद रखना ISPK। क्या है ट्रैक? ISPK। आई से हो जाएगा इंडिगो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी, एस से हो जाएगा शक, पी से हो जाएगा पहलव और के से हो जाएगा कुषाण, ठीक है। तो याद रखना ट्रैक कौन सी हो जाएगी? ISPK। अगला प्रश्न है, भारत पर सबसे पहला आक्रमण
बैक्ट्रिया के किस शासक ने किया था? तो डेमीट्रियस ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेमीट्रियस। चलिए अगला प्रश्न है, डेमीट्रियस ने भारत के किस भाग पर अधिकार कर लिया था? तो अफगानिस्तान, पंजाब तथा सिंध के बहुत बड़े भाग पर। ठीक है, तो आपको याद रखना अफगानिस्तान, पंजाब तथा सिंध के बहुत बड़े भाग पर डेमीट्रियस ने भारत के अधिकार कर लिया था। डेमीट्रियस ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई? तो साकल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साकल। हिंद यूनानी शासकों में से सबसे विख्यात कौन था? तो मिनांडर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनांडर। मिनांडर ने किसके बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो नागसेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागसेन। मिनांडर ने किसके बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो नागसेन से। चलिए अगला प्रश्न है, मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन के उत्तर किस पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं? तो मिलिंद पन्नू, यानी लेखक कौन हो जाएगा इसका? नागसेन। सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? तो यूनानियों ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानियों के द्वारा सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए गए थे। प्रथम शक राजा कौन था? तो मौ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौ। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। मध्य एशिया के शक मूलतः निवासी थे। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 ईसा पूर्व से। सबसे प्रतापी शक शासक कौन था? तो रुद्रदमन प्रथम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदमन प्रथम सबसे प्रतापी शक शासक था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन प्रथम। दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो लाते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शक वंश के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेसस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुजुल कडफिसेसस। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या कहें पेशावर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषपुर या पेशावर। कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। शक संवत का प्रारंभ कब और किसने किया था? तो ये किया था 78 ई में कनिष्क के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 ई में कनिष्क के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो बुद्ध धर्म का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का कनिष्क अनुयायी था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? तो कुषाण वंश ने, और सबसे पहले यूनानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है हमारा, कनिष्क का राजवैद्य कौन है? तो चरक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरक। कनिष्क के राजकवि कौन थे? तो अश्वघोष। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। कनिष्क के राजकवि कौन थे? तो अश्वघोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, पुस्तक चरक संहिता की रचनाकार कौन है? तो चरक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरक। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो अश्वघोष, और बुद्ध चरित को बुद्ध का रामायण कहा जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो अश्वघोष, और बुद्ध चरित को बुद्ध का रामायण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाविवाश सूत्र के रचनाकार कौन है? तो वसुमित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसुमित्र। महाविशाप सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है हमारा कि माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नागार्जुन। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किसको? नागार्जुन को। और इन्होंने माध्यमिक सूत्र के ये लेखक हैं।
कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव। और द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। ये भी एग्जाम में आया है प्रश्न। किस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त वंश को। ठीक है, किस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त वंश को। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटोत्कच। चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिकार की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाराजाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का दरबारी भाषा क्या थी? ठीक है, गुप्त वंश की दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत। ठीक है, क्या थी? संस्कृत। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया हमसे, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिशैन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिशैन। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। ये ऐबक का सेनापति था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी, जो कि ऐबक का सेनापति था। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्कंदगुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने किया? तो स्कंदगुप्त ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 549 का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। ठीक है, गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, पारा का आविष्कार किस वंश के समय हुआ था? तो गुप्त वंश के समय में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश के समय में। दोस्तों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्न लिए, जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 यानी एमपी-टेट वर्ग 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी प्रश्न हमने इंडियन हिस्ट्री यानी इतिहास से रिलेटेड लिए, भारतीय इतिहास से रिलेटेड। और हम अगला वीडियो दोस्तों कोशिश करेंगे विश्व इतिहास से लाने का। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू पार्ट में और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।